डियर स्टूडेंट, हम लोग वर्ग 10 का मैथ पढ़ेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसमें आज का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन की जो संख्या वो होगा पूरे 50। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला आ चुका है। ठीक है, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो कह रहा है घनाभ का आयतन निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए घनाभ का आयतन कितना होता है जान लीजिए आप लोग कि घनाभ का जो आयतन होता है LBH होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर LBH जो पहला नंबर ऑप्शन है ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है कि tan 10, tan 15, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, यानी कि सब यहाँ पर इंटू है। तो ध्यान दीजिए कि जब इस तरीके का सवाल रहेगा तो एक आप फार्मूला जान लीजिए, तुरंत बनाकर निकल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर यदि tan A इंटू tan B रहेगा, ठीक है, और इसके बराबर क्या होता है कि एक होता है कब, यानी कि tan A इंटू tan B बराबर एक होगा कब, कि जब A प्लस B, ठीक है, बराबर समकोण आना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री आना चाहिए। देखिए इस तरीके का कंडीशन पैदा होना चाहिए। तो देखिएगा आप कि यहाँ से देखिए 80 और इस 10 को जोड़िएगा तो हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से 75 और 15 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जब हम लोग इसको बनाएंगे तो ये वाला हो जाएगा एक, और यहाँ से भी बनाएंगे तो हो जाएगा एक। ठीक है, और इन दोनों को गुणा कर सकते हैं एक में एक से, तो हमारा कितना आ जाएगा एक। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा निकल कर आ गया डी नंबर। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए तीसरे नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखिए जो द्विघात समीकरण होता है उसका एक फार्मूला आता है, उसी तरीके का रूप का होना चाहिए। जैसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का रूप का जो भी होगा हम लोग उसको टिक लगा लेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर पावर में q दिया है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर भी देखिएगा तो ये भी नहीं हो पाता है, d को बटा में है, ये भी नहीं हो पाएगा, और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो पाता है। यदि ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए देखिएगा कि यहाँ पर x का पावर 2 है जो कि इसे मिल रहा है। ठीक है, और b x का आ रहा था, तो देखिएगा कि यहाँ पर x आ रहा है। ठीक है, और बराबर में 0 भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो 3 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया है कि एक बेलन और एक शंकु का आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो कह रहे हैं उनके आयतनों का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी कि एक बेलन है और एक शंकु है, दोनों का यहाँ पर ऊंचाई और आधार दोनों समान है। ठीक है, तो देखिए इसमें आयतन कह रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले लिख लीजिए कि जो बेलन का आयतन होता है, ठीक है, देखिए बेलन का आयतन हो जाता है कि πr²h। ठीक है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है, देखिए पाई को हम लोग उसी तरह लिख लेंगे। और देखिएगा शंकु के लिए यहाँ पर जो बेलन के लिए यहाँ पर निकला हुआ है आयतन, तो देखिएगा कि यहाँ पर r उनका समान है, तो इसका मतलब r² उसी तरह रहेगा, h भी उसी तरह रहेगा, सब कुछ उसी तरह रहेगा। ठीक है, यहाँ पर किसी भी चीज़ को कटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरीके से एक बार हो जाएगा, ये तो ऊपर वाला फार्मूला था, तो यहाँ से देखिएगा आप, देखिए ये पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, h से h भी कट जाएगा, और r² से r² भी कट जाएगा, तो इधर बचेगा एक। देखिएगा कि एक बराबर हमारा आ गया 1/3। यदि हम लोग सीधा इस चीज़ को गुणा करेंगे तो 3 में 1 से गुणा करेगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 1। इसका मतलब कि 3:1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 3:1 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि x अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु a -1 0 और 5 0 से समान दूरी पर है। ठीक है, तो उसके मतलब समान दूरी कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला हो जाता है, यानी कि दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, यानी निर्देशांक का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसका फार्मूला कि x1 प्लस x2 बटा में 2, और हो जाता है कि y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर x1 का मान ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, और यहाँ से ये हो जाएगा y1, और यहाँ से ये हो जाएगा y2। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब x1 का मान देखिएगा तो -1 दिया है, प्लस अब x2 का मान यहाँ पर दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटा में 2, और यहाँ पर y1 का मान हो जाएगा 0, और y2 का भी मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 + 0 बटा में हो जाएगा 2। ठीक है, तो इधर बनेगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 बटा में 2, और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको कटा सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो देखिए 2 और 0 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर
बी में दिया है, ठीक है। तो जो 5 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है, सही हो गया। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पर दिया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला ही सीधा दे दिया हुआ है। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर था, इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है कि कॉस थीटा, माइनस से मत लगेगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। तो जो 6 नंबर था हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, कौन परिमेय संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जिसको P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और जहाँ पर Q, ठीक है, इस तरह से देखिए कि P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, और Q जो है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसका यानी कहने का मतलब ये है कि नीचे में यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और होता है कि जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं सीधा सीधी, यानी बिना दशमलव में जो वर्गमूल आता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये भी एक इसका परिभाषा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि जो √3 लगा है इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। और आप लोग सिद्ध किए हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, और √6 का वर्गमूल निकलेगा तो ये भी दशमलव में निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए इस √3 से √3 कट जाएगा तो हमारे यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब 2 को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं कि 2 बटा 1, यानी कि देखिए Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 2 तो हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सेक 13/12, अच्छा सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा में आधार, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो देखिए कोण हमारा दे दिया, आधार भी दे दिया है, ठीक है। हमारा लंब नहीं दिया है, तो लंब के लिए आप लोग लिख सकते हैं अंडर रूट होता है कोण स्क्वायर, ठीक है, और माइनस होता है आधार स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। तो देखिएगा आप कि कोण कितना दिया है हमारा यहाँ पर 13 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हमारा आधार दिया है 12 यहाँ पर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, तो देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। इसको घटा दीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा 25 मतलब रूट में आएगा, तो हमारा लंब बराबर कितना आ गया 5। तो जब लंब हमारा आ गया 5, ठीक है, तो हमको यहाँ पर देखिए कि कॉट थीटा कह रहा है निकालने के लिए, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि कॉट थीटा बराबर, और कॉट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि आधार बटा में लंब होता है, ठीक है। तो देखिएगा कि आधार हमारा दिया यहाँ पर, देखिए आधार हमारा यहाँ पर दिया है 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और लंब देखिएगा, ठीक है। तो लंब तो अभी निकल कर आया है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बटा में 5। तो देखिएगा कि 12 बटा 5 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो 8वां का 12 बटा 5 वाला ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने अच्छा निकल चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि बिंदुओं A 3 4 और B -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। देखिए इसके लिए जो फार्मूला हो जाता है कि मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस x2 और बटा में होता है 2, और यहाँ पर हो जाता है कि y1 प्लस y2 और बटा में होता है 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पहले वाला है ये x1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा x2। उसी तरीके से यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा y1 और यहाँ से ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो देखिए x1 का मान हमारा दिया है 3 प्लस x2 का मान दिया है -3, ठीक है, बटा में 2। इधर दिया है कि y1 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा 8, बटा में हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 - 3 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 बटा में 2। तो यहाँ से देखिएगा आप, तो यहाँ पर घटाइएगा तो 0 बटा में 2 होगा, और इधर घटाइएगा, इसको घटा सकते हैं, 2 6 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। तो 0 बटा 2 का मतलब हो गया 0, और यहाँ पर हो जाएगा 6। देखिए 0 और 6 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया, ठीक है। तो जो 9 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने एक बार फिर से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जरा समझिए इसको कि देखिए यहाँ से एक मान लीजिए कि एक वृत्त है और इससे कह रहा है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ से कह रहे हैं कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ से। तो देखिएगा यहाँ पर बस 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस वृत्त पर होते हुए, ठीक है। कौन कौन, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर एक और यहाँ पे एक, तो कितना हो गया 2। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो 10 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, हर बार वो क्वेश्चन जरूर ही देता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा कि नहीं यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि कब घटना की संभावना होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, देखिए जो PE होना चाहिए, ठीक है, PE जो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये 0 से 1 से बड़ा होना चाहिए या 1, यानी कि आप लोग इसको बोल सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो घटना होगा वो 0 और 1 के बीच ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी हो सकता है तो वो नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा कि 0 और 1 के बीच ही बस होगा, तभी वो घटना क्या होगा, संभव होगा। ठीक है, घटना वो घटित होगा या संभव हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन में चलते हैं नीचे से, तो देखिए ऑप्शन में डी पहले चलते हैं। तो देखिए 15% लिखा है तो 15 हो जाएगा, और प्रतिशत का मतलब हो गया बट्टा में 100, तो इसका मतलब हो जाएगा 15 और 2 को 0 है, तो यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0। तो देखिएगा यहाँ पर हम बोले थे कि 0 और 1 के बीच आना चाहिए, तो देखिए ये जो 0.15 है ये 0 और 1 के बीच में है। और ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो 0.7 जो है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब ये भी उसके बीच में है। और ऑप्शन नंबर जो बी है 0.5 ये भी आ जाएगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से ये बड़ा है, 2 आ गया है, तो इसीलिए यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पर पूछ रहा था नहीं वाला, तो नहीं वाला तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होता है 4। ठीक है, और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो होता है 2। ठीक है, इसका कह रहा है मौसा निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए। तो देखिए ये चल जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर देखिएगा कि मौसा हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, मौसा हमारा आ चुका है 2, तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें दिया है कि एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास वाला एक तार बनाया जाता है, तो तार का कह रहा है लंबाई निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर जो भुजा दिया है, हमारा घन का भुजा दिया है 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है, और 4 mm वाला एक व्यास है। ठीक है, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे पहले आर, तो यहाँ पर 4 बटा में हो जाएगा 2, इसका मतलब हमारा आ जाएगा 2 mm। ठीक है, और हम लोग इसको बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो 2 बटा में हो जाएगा 10, बराबर कितना आ जाएगा 0.2 mm हो जाएगा। अब mm नहीं बल्कि अब सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर घन के बारे में कह रहा है, तो लिख सकते हैं कि घन का आयतन जो होगा, ठीक है, अब इस तार के आयतन के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं कि घन का आयतन बराबर तार का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तार का आयतन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया तार का आयतन। ठीक है, तो देखिए तार का आयतन, तो देखिए घन का जो आयतन होता है भुजा की होता है। ठीक है, और जो तार का आयतन होता है यानी कि बेलन का आयतन तो πr² होता है। देखिएगा कि हमारा भुजा यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा हमारा हो जाएगा 1/3, पाई को उसी तरह रखेंगे, और आर का मान हमारे यहाँ पाया है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 0.2 को आप लोग 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में स्क्वायर है और h का मान हमारा नहीं दिया था, उसी तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा बराबर पाई गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2 में 2 से गुणा करिएगा 4, 2 अंक पर दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू h। ठीक है, यदि हम लोग h बराबर यहाँ से निकालेंगे तो देखिए ये वाला पाई गुणे 0.04 हमारा आ जाएगा नीचे में, और 1 चल जाएगा ऊपर में। ठीक है, देखिए जब इसके आगे आप लोग बनाइएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि बराबर 1 बटा में पाई गुणे 4 हो जाएगा, और ऊपर में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 को 0। ठीक है, तो देखिए इसको कटा दीजिए यहाँ से, 4 से कटेगा तो ये कटेगा 25 बार में। ठीक है, यहाँ पर 25 बार में कट जाएगा, तो देखिए हमारा h बराबर कितना आ गया 25 बटा में पाई। ठीक है, तो जो 25 बटा में पाई आया यही आंसर होगा। तो देखते हैं 25 बटा में पाई कहाँ दिया है। देखिए 25 बटा में जो पाई दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो जो 15 नंबर यहाँ पर 13 नंबर जो क्वेश्चन था इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। ठीक है, sec² थीटा होता है, तो ये सीधा सीधा फार्मूला ही दिया है। तो देखते हैं कि sec² थीटा हमारा कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है sec² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया।
आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पर दिया है 15वें नंबर क्वेश्चन में कि यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनका कह रहा है परिमापों का अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए जब इस तरीके का सवाल रहेगा और परिमाप पूछेगा तो यहाँ पर जो संगत भुजा दिया रहेगा वही उसका परिमाप भी होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा इसका आंसर 3:4 हो जाएगा। ठीक है, 3:4। तो देखिएगा कि यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि यहाँ पर परिमाप न कहकर यहाँ पर क्षेत्रफल देता तो आप लोग इसका स्क्वायर निकाल सकते थे। ठीक है, तो देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 4:16 या सॉरी 9:16 हो जाएगा। ठीक है, यह क्षेत्रफल कहता तब, लेकिन हमारे यहाँ पर परिमाप कह रहा है तो इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। ठीक है, तो देखिए इसको पहले बनाया जाए। तो यहाँ पर यदि आप लोग निकालिएगा, देखिए हम लोग एकदम सीधा बनाते हैं। तो यहाँ पर यदि बी वाई बराबर निकालेंगे तो इस साइड में इसको ले जाएंगे तो ये प्लस में सी है, तो इधर में हो जाएगा माइनस में सी, और यहाँ पर जो ए एक्स है उस साइड में जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ से जो है माइनस सी है तो उस साइड में प्लस में सी था तो उधर चल गया तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, यदि आप यहाँ से वाई बराबर निकालेंगे तो देखिए अब b जो है यहाँ पर गुणा में है तो इधर में आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि ए एक्स बटा में b हो जाएगा और इसके भी बटा में हो जाएगा b। ठीक है, तो दोनों के जब बटा में हो गया तो हम लोग यहाँ पर अब एक एक चीज़ को मान रखेंगे। ठीक है, यदि हम लोग x बराबर 1 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर y बराबर हो जाएगा माइनस। ठीक है, या पहले 0 रखकर देखिए फिर 1 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले 0 रखते हैं तो a गुणे हो जाएगा 0 और बटा में यहाँ पर हो जाएगा b और यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी बटा में यहाँ पर हो जाएगा b। ठीक है, तो इसको बनाएंगे आप लोग यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाएगा पूरा, ये हल करेंगे इस साइड वाला तो ये 0 हो जाएगा माइनस सी बटा में b, यहाँ पर c बटा में ये जो b होगा। ठीक है, यहाँ से ये c बटा में b हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया c बटा में b, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया माइनस सी बटा में b। इसको हम लोग बनाएं तो अब देखिए आगे बनाते हैं हम लोग रखेंगे कि x बराबर हम लोग रखेंगे 1। ठीक है, देखिए जब x बराबर 1 रखा जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा कि माइनस a गुणे, अब जहाँ जहाँ 0 है बस 1 रखिए। ठीक है, और बटा में b माइनस सी बटा में यहाँ पर हो जाएगा b। तो देखिए यहाँ पर इसका अब यहाँ पर गुणा करिएगा तो a हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लॉसा निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा b, तो b से b कट जाएगा तो माइनस a और माइनस c हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे ये बन नहीं पाएगा तो यहीं तक ही रहेगा। अब एक बार और रखते हैं, देखिए यदि x बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो y बराबर देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर माइनस a, अब जहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 रखिएगा और यहाँ पर हो जाएगा b और माइनस c बटा में b, फिर से इसका लॉसा निकालिएगा तो हो जाएगा b और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2a और माइनस c। ठीक है, माइनस 2a माइनस c बटा में b। तो देखिएगा आप लोग कि जब मान रखा गया हर बार तो हमारा क्या आया कि हर बार अलग अलग संख्या आ रहा है। ठीक है, एक बार हमारा ये आ गया, दूसरी बार ये आ गया और तीसरी बार में हमारा ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हर बार अलग अलग संख्या आ रहा है, मतलब अनगिनत आ रहा है। इसी तरह से 3 रखिएगा 4 रखिएगा तो अलग अलग आएगा, मतलब 1 तो हो नहीं रहा है 2 भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अनगिनत आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 16 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 17 भी। ठीक, देखिए समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। ठीक है, कौन सा पद पूछ रहा है, मतलब हमारा पूछ रहा है कि अंतिम पद पूछ रहा है। अंतिम पद मतलब कौन सा 88 दिया है, तो लिख सकते हैं कि an बराबर हमारा 88 दिया है और a बराबर 1। ठीक है, और d बराबर हम लोग घटा देंगे 4 में से 1 को, तो 4 में से घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 3। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस n टू d होता है। तो देखिए an का मान हमारा 88 दिया है तो 88 हो गया बराबर a का मान 1 प्लस n का मान नहीं दिया है क्योंकि कौन सा पद पूछ रहा है, पद ही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और d का मान हमारा आ गया 3। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 88 बराबर 1 प्लस गुणा करिएगा तो 3n माइनस 3 तो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 88 बराबर, अब यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 और बराबर इधर यहाँ पर हो जाएगा ये जो प्लस में 3 दिया है। ठीक है, ये प्लस में 3 उसी तरह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया प्लस में 3n, यहाँ पर घटाएंगे ये माइनस में 2n है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 90 बराबर कितना हो जाएगा 3n, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 30। ठीक है, देखिए n बराबर जो 30 आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो जो 17 था इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ चुका है, ध्यान से देखिएगा
कि बिंदु -3, 5 किस पाद में स्थित है। ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं। देखिए यहाँ से एक इस तरह से लाइन खींचिएगा और एक लाइन हम खींचेंगे इधर से। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जब खींचिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, और इसको आगे तक यदि बढ़ाया जाएगा, देखिए इधर में होता है हमारा x और इधर में होता है हमारा x डैश और ऊपर में होता है y और नीचे में हो जाता है y डैश। ठीक है, तो देखिए होता क्या है इसमें कि यहाँ पर हमारा प्लस में होता है यानी कि 1, 2, 3 इस तरीके से, और इधर में भी हमारा प्लस में होता है तो 1। अच्छा, यहाँ पर माइनस में होता है -1, -2 और यहाँ पर हो जाता है -3। ठीक है, इधर भी -1। ठीक है, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3 होता है इस तरीके से, और इधर में लिखिएगा तो 1, 2, 3 इस तरह से होता है। तो देखिए किस पद में कह रहा है, तो हमारा देखिएगा कि यहाँ पर 3 के आगे लगा है माइनस। ठीक है, 3 के आगे हमारे यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके आगे माइनस और कमा देखिए इसके भी आगे लगा है माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस को ढूंढना है। और यहाँ पर देखिएगा तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय, और इसको बोलते हैं तृतीय, और इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट वाला जो है इसको चतुर्थ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो हमारा हो जाता है प्लस प्लस का। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लस प्लस का चिन्ह होता है और यहाँ पर हमारा पहले x का लिखते हैं तो माइनस का और उसके बाद प्लस का होता है। ठीक है, और जो थर्ड का होता है ये माइनस माइनस का होता है, और जो 4 का होता है तो x में पहले प्लस है और y में माइनस है तो यहाँ पर माइनस का होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि किस पाद में है, तो हमारे यहाँ पर है माइनस माइनस। तो देखिए माइनस माइनस कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कि 3 नंबर में दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा तृतीय पाद में, 18 का हो जाएगा C। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए कि cos 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 गुणे अब 1/2 का मतलब इसका स्क्वायर करेगा तो 4 हो जाएगा, तो कटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 तो आ जाएगा 1/2। तो ठीक है, तो देखिए 1/2 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो 19 का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर देखिए, यहाँ पर 20वें नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कि शून्यों का योगफल जो हमारा दिया है 3 दिया है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया है और अल्फा बीटा बराबर हमारा दिया है। ठीक है, -10। तो देखिए बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू होता है x और प्लस होता है अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए x² उसी तरह हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा का मान हमारा दिया है 3 और यहाँ पर दिया x, तो x हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा का मान यहाँ पर देखिएगा तो ये दिया है 10, यहाँ पर देखिएगा 10 दिया है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में 10 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x² माइनस में 3x और प्लस माइनस हो जाएगा -10। ठीक है, तो देखिए x² - 3x - 10 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो जो 20 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, पर ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 12 मीटर ऊंचे जमीन के खंभे पर उड़ रही छाया की लंबाई, अच्छा जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। तो कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यहाँ से एक इस तरीके से है, जो इसका लंबाई जो यहाँ पर 12 मीटर ऊंचाई कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12 मीटर, और जो छाया होगा यहाँ से ये वाला छाया है। ठीक है, तो ये कितना दिया है कि 4√3 दिया हो। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो देखिए हमारा यहाँ पर ये लंब दिया और ये आधार दिया है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब हमारा दे दिया 12 और हमारा आधार दे दिया 4√3। ठीक है, तो 4√3 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाएंगे तो 4 3 12 ये 3 बार में कट जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर tan थीटा बराबर आ गया 3/√3। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं और बटा में √3 ये तो होगा ही। देखिए ये वाला √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग कि देखिए कि tan थीटा बराबर हमारा आ गया √3। ठीक है, तो जब tan थीटा में √3 आ गया तो इसका मतलब हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि tan में देखेंगे √3 का मान कब होता है, जब थीटा पर हम लोग 60 देखते हैं। ठीक है, यानी कि tan में 60 डिग्री पर चलेंगे तो हमारा √3 आ जाता है, तो इसका मतलब थीटा बराबर हमारा हो जाएगा अच्छा हमारा थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 60 डिग्री यहाँ पर 21 नंबर का ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो 21 का जो था क्वेश्चन नंबर उसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण C जो है 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि cos A + B का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि A प्लस यानी कि कोण A प्लस कोण
बी प्लस कोण सी, ठीक है, बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए कि सी बराबर हमारा यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ए प्लस बी उसी तरह हो जाएगा और प्लस सी की जगह पर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और बराबर 180 डिग्री। देखिएगा कि ए प्लस बी बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस में 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी बराबर हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा था कि कॉस ए प्लस बी का मान निकालने के लिए, तो देखिए कॉस ए प्लस यदि आप बी लिखिएगा तो देखिए कॉस तो उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। और ए प्लस बी का मान हमारा आ गया 90 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। देखेंगे कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0 ऑप्शन सही होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0, तो 22 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 22 के बाद 22 बन गया था, ठीक है। 23 को देखिए अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर कि बिंदुओं 2, 3 और -2, 3, अच्छा -2, 3 के बीच की दूरी कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। देखिए एक दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसका सूत्र कि अंडर रूट होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है कि y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। देखिएगा कि यहाँ पर देखिए x1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा x2। उसी तरीके से ये वाला हो जाएगा y1 और ये वाला हो जाएगा y2, ठीक है। देखिए हम लोग बनाएंगे तो x2 का मान यहाँ पर देखिएगा कि हमारा -2 दिया है, तो -2 - x1 का मान हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि x1 का मान, ठीक है, और प्लस अब y2 कह रहा है, तो देखिए y2 का मान हमारा दिया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - y1 का मान भी दिया है हमारा यहाँ पर 3, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग इसको बना लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा लड्डू यानी कि 0। देखिए 4 का स्क्वायर करेगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस में 16 और प्लस में 0, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा हो गया बस में √16, ठीक है। तो √16 का मतलब आ गया 4। देखिए 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 23 का बी सही होगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक बेलन तथा शंकु के आधार की, ठीक है, आधार की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका ऊंचाई जो है 2:3 के अनुपात में है। तो कह रहे उनके आयतनों निकालना है, आयतन का अनुपात। इसका मतलब कि बेलन का आयतन और शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। देखिए बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है और जो शंकु का आयतन होता है कि 1/3 πr² होता है। अब यहाँ से पाई मत कटेगा, अभी हम लोग बाद में कटाएंगे, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा। सबसे पहले पाई लिखिए और आर का मान यहाँ पर देखिएगा कि शंकु के लिए, बेलन के लिए हमारा 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 लिख लेंगे और ये चीज़ के लिए दिया है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए इधर में कि 1/3 उसी तरह हो जाएगा, पाई भी उसी तरह। अब गुणा करके यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं आर का। देखिएगा कि आर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 3, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर 4 दिया हुआ है। शंकु के लिए जो त्रिज्या दिया था हमारा यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार लिख लेंगे और एच हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 ये कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ से कटाइएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 9 और इधर में बचेगा 4 दूनी के 8, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा 9:8, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है 9:8, तो 24 था इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 एक तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। फिर से एक बार देखिए कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है, तो कह रहा है x का मान निकालने के लिए। तो देखिए जो माध्य होता है हमारा, माध्य बराबर फार्मूला होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग, ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग, ठीक है, और बटा में होता है सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों की संख्या होता है, ठीक है, सभी प्रेक्षणों की संख्या ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए अब माध्य हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 6, ठीक है। तो यहाँ पर माध्य के नीचे हो जाएगा 6 और सभी प्रेक्षणों का योग मतलब 3 से लेकर 17 और x तक, यहाँ तक हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 4 + 5, उसके बाद 17 + x हो जाएगा और बटा में हमारा हो जाएगा, देखिए गिनिए कितना है कि 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर बटा में हो जाएगा 5। तो तिरछा तिरछी पहले आप लोग गुणा करिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, 6 × 5 = 30 और 12 इधर जोड़ लेंगे। देखिए 17 और 3 हो जाएगा 20, 20 × 5 = 25 और 4 = 29, ठीक है। तो 29 + x, तो यहाँ पर x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1, ठीक है, घटा देंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है x बराबर 1, ठीक है। तो जो 25 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद चलते हैं 26 पर, ठीक है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है
कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास कह रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसी के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 64 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 पाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कि पाई से पाई तो कट जाएगा और आर स्क्वायर बराबर हमारा बच गया 64, ठीक है। तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, √64। तो इसका मतलब आर बराबर हमारा आ जाएगा 8, ठीक है। तो हमारा आर बराबर आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है व्यास निकालने के लिए, तो लिख सकते हैं डी बराबर होता है 2r। तो 2 गुणे आर का मान आ गया 8, तो गुणा कर देंगे तो 8 दूनी को हो जाएगा 16, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 16। तो यहाँ पर जो 26 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में कोण D बराबर कोण Q दिया है, ठीक है। और कोण R बराबर कोण E दिया है। तो निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा सही है। देखिए सबसे पहले तो बनाइए कि यहाँ पर त्रिभुज, ठीक है, और एक और बनाइए त्रिभुज यहाँ से, ठीक है। और इसको बल्कि उठाकर हम लोग रख लेंगे दूसरी जगह, ठीक है। तो या एक और बना लेते हैं त्रिभुज। देखिए यहाँ से एक और बन गया त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए अब इसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं कि DEF कह रहा है, तो ये हो जाएगा DE और यहाँ पर हो जाएगा F, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा था कि PQR, ठीक है, तो ये हो जाएगा PQR। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि D और Q जो है बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो बराबर है तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये 50 का है, ठीक है। तो ये भी कितना का हो जाएगा, 50 का मान लिया गया है। अब देखिए आगे में यहाँ पर कह रहा है कि जो R है, ठीक है, E के बराबर है। तो देखिए R यहाँ पर है और E जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये है 70 डिग्री का, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री का, ठीक है। तो ये देखिए कि 7 5 12 हो गया, यानी 120 हो गया। तो ये वाला जो F होगा ये कितना का होगा, 60 डिग्री का। तो ये भी कितना का हो जाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा सत्य है। तो देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर में कि F बराबर P। देखिए कि F यहाँ पर दिया है 60 और P यहाँ पर दिया है 60। तो F बराबर P ऑप्शन नंबर ए ही में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वैसे हम लोग देखेंगे बी नंबर को भी चेक किए कि बी यहाँ पर F Q दे रहा है। तो देखिए कि F 60 दिया और Q दिया है 50, गलत हो जाएगा। C P को देखिए कि देखिए कोण C हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छा कोण D है, कोण D यहाँ पर दिया हुआ है 50, ठीक है। और P दिया हुआ है हमारा यहाँ पर 60। तो ये भी नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर यही सही होगा, F बराबर P, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ए नंबर सही हो गया ऑप्शन। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, जो भी कुछ दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि ये A1 हो जाएगा, यहाँ पर ये B1 हो जाएगा और ये C1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये A2 यहाँ पर हो जाएगा B2 और यहाँ से हो जाएगा C2, ठीक है। इसका मतलब कि यदि हम लोग A1 बटा में A2 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर B1 बटा में यदि B2 करेंगे और यहाँ पर C1 बटा में यदि C2 करेंगे, तो देखिए A1 का मान हमारे यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 2 और बटा में A2 का मान हमारा यहाँ से देखिएगा तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा बटा में 4। और उसी तरह से B1 का मान हो जाएगा 3 और B2 का मान हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 3 बटा में 6, C1 का मान 5 और C2 का मान 15, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बटा में 15। तो देखिए इसको कटाते हैं, यदि इसको यदि कटाया जाएगा तो देखिए यहाँ से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 कटेगा, 5 से कटाएंगे 5 एकम 5, 5 3 15। तो जरा आप इसको समझिए कि यहाँ पर यदि हम करेंगे बराबर, यहाँ से देखिए ये बराबर होगा और ये वाला बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1/2 इधर में 1/3 है, यानी कि नॉट इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा नॉट इक्वल। जब इस तरीके का आता है तो इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा कि हमारा A1 बटा में, अच्छा यहाँ पर 1/2 1/2 और ये नॉट इक्वल है 1/3 के। तो हमारा हो जाता है कोई हल नहीं, ठीक है, हमारा हो जाता है कोई हल नहीं है। ये आप लोग देख लीजिए कि कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए कि कोई हल जो नहीं दिया है हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। और ये किस कंडीशन बनाने पर ये हुआ, ये वाला कंडीशन हम लोग बनाए तो हमारा ये सही है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 28 का सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आ चुका है। यदि 65 तथा 117 का मौसम 65 m - 117 के रूप का है तो m का कह रहा है मान निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे 65 और 117 का मौसम। तो चलिए देखिए मौसम निकालते हैं हम लोग 65 और 117 का। तो देखिए यहाँ पर एक सेकंड, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 65 और यहाँ पर हो जाएगा 117, ठीक है। तो ले जाएंगे हम लोग एक बार में, ठीक है। तो 65 एकम 65 हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 और 6 5 11 52, यहाँ पर बचेगा 65। तो हमारा जाएगा एक बार में, ठीक है, 52 होगा। तो 52 एकम 52, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा, ठीक है, 3 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 13 उतरेगा 52।
तो 13 चौके 52 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, तो देखिएगा कि हमारा मौसा यही आ गया, मौसा बराबर हमारा आ गया कितना 13, ठीक है। तो जो मौसा बराबर हमारा 13 आया हुआ है, तो यही जो है इसका 65 और 117 का हमारा मौसा आ गया 13, ध्यान से समझिएगा। और जो यहाँ पर दिया है इसका कह रहा है कि मौसा निकालने के लिए, ये मौसा इसका दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 13 है अब ये किसके बराबर हो जाएगा 65 है, ठीक है, माइनस 117 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 13 तो उसी तरह ये प्लस में 117 आ जाएगा, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 65 है, ठीक है। तो यहाँ पर 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 10 और 11 और 1 12, खांसी जोड़ेंगे तो 13 बराबर 65 है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 65 है। तो m बराबर यदि आप लोग निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 130 चल जाएगा ऊपर में, ठीक है, और 65 आ जाएगा नीचे में। तो घटा दीजिएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब m बराबर कितना आ गया 2। तो देखिए m बराबर जो 2 दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, 29 नंबर क्वेश्चन का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 2 10 20 के लॉसा और मौसा का कह रहा है अनुपात निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 10 और जो 20 दिया है इसके यदि आप लौसा निकालिएगा तो आ जाएगा 20, ठीक है, और लौसा यहाँ पर मौसा निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका अनुपात कर रहे थे, यहाँ पर अनुपात रखिए और यहाँ पर करिएगा तो 10 हो जाएगा और अनुपात 1, ठीक है। यानी इसको कटा सकते हैं, 2 से कटाएंगे तो 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, तो 10 अनुपात 1 आ गया। तो देखिए जो 20 नंबर था 30 नंबर था, इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन फिर से एक बार आ चुका है। देखिए यहाँ पर दिया है 31वें नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन को चेक किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कोस थीटा बटा में साइन थीटा दिया है ये हो जाता है कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। और जो 1 बटा में सेक दिया है ये हो जाता है कॉस थीटा के बराबर। और देखिए यहाँ पर जो दिया है कि 1 बटा में साइन थीटा यही होता है कोसेक थीटा के बराबर, ठीक है। कोसेक थीटा के बराबर हो जाता है। और जो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा दिया है ये हो जाता है टेन थीटा के बराबर, ठीक है। तो देख लीजिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा था कि कोसेक थीटा और माइनस हमारा कह रहा था, अच्छा कोसेक थीटा का कह रहा था हमारा निकालने के लिए। तो देखिएगा कि यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर हमारा आ चुका है कि 1 बटा में ये वाला साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर था सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉस स्क्वायर, अच्छा 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का कह रहा है मान निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 साइन, ठीक है, थीटा बराबर हमारा 1 दिया है, तो यदि हम लोग साइन थीटा बराबर निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 बटा में 2, क्योंकि ये 2 गुणा में है तो नीचे में आ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा तो 1 बटा 2 आ गया। तो इसका मतलब थीटा बराबर हमारा आ गया 30 डिग्री, ठीक है। देखिए जब थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया तो हम लोग यहाँ पर जहाँ जहाँ थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर 30 रखेंगे। तो देखिए 3 अब यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर, अब यहाँ पर 30 हो जाएगा और 30 डिग्री, ठीक है, और 3 दिया है तो 3। तो देखिए अब आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 3 गुणे, अब यहाँ पर देखिएगा कि कॉट जो है 30 का मान हमारा हो जाता है √3, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखिए 3 गुणे, अब √3 का स्क्वायर करेगा तो 3 और प्लस 3 दिया है तो 3, तो 3 का 9 हो जाएगा और प्लस 3, ठीक है। तो कितना आ गया 12। तो देखिए 12 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, ठीक है। तो देखिए असंभव जो घटना दी इसमें से कौन सी घटना जो असंभव होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बताए थे कि जो प्रायिकता होता है कि 0 और 1 के बीच होता है, ठीक है, 0 और 1 के बीच स्थित होता है, इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो नहीं होगा। देखिए कि जो 1 बटा 3 दिया है हम लोग इसको बनाएंगे, इस तरह से भाग दीजिएगा, तो दशमलव होगा तो 0, तो ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये 9 होगा तो 1 बचेगा, इसका मतलब हम लोग इसको 0.3 लिख सकते हैं। ये तो 1 है, ये 0 ही है, और इसको हम लोग बनाएंगे तो यही वाला हो जाएगा, बस माइनस में लगेगा, यानी कि 0.3। तो हमारा यहाँ पर कह रहा था, ध्यान से देखिएगा कि 0 और 1 के बीच बस होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये 0.3 है, 0 और 1 के बीच में है, ये भी स्थित है, और ये 0 है, तो ये भी 0 और 1 के बीच में स्थित है, 0 है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ये माइनस में आ चुका है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पर देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ चुका है कि x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्य कह रहा है कौन सा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिया है सभी शून्यक ही दिया है। तो आप लोगों को पता है कि जब गुणनखंड निकाला जाता है जो शून्य का आता है वो माइनस में या प्लस में किसी तरीके से आता है। तो इसका मतलब उसको निकालने से पहले जो हम लोग मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर गुणा करके हमको लाना है 12, ठीक है, माइनस में 12x² लाना है। तो यदि हम लोग 4 तिहाई 12 करेंगे, ठीक है, 4 तिहाई 12, तो एक माइनस में और प्लस में लेंगे तो हमारा 12 तो आ जाएगा माइनस में। लेकिन जब हम लोग इसका शून्यक निकालते हैं
तो ये वाला जो माइनस वाला होता है प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये √2, ये जो 3 √2 दिया है, ठीक है, अब ये प्लस में हो जाएगा, इधर वाला हमारा हो जाएगा माइनस में। उसी तरीके से यहाँ भी करिएगा, तो यहाँ पर ये जो 3 √2 दिया है अब ये माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये 1/2 है ये माइनस में हो जाएगा रूट में, ठीक है। उसी तरीके से ये भी होगा कि 3 यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा √2, और यहाँ से देखिएगा कि 1 में हो जाएगा 2√2, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। तो हमको गुणा करके वैसे हमको लाना है यहाँ पर -12x², ठीक है। तो हम लोग x² को हटा देंगे, तो हमको बस गुणा करके माइनस में 12 लाना है, ठीक है। तो देखिए गुणा किया जाए, अब देखिए यहाँ से यदि गुणा करिएगा तो देखिए √2 में 2 से गुणा करिएगा तो 2 होगा, और 2 का पढ़ा 3 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी की यदि बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर गुणा करिएगा तो √2 से √2 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी कट गया। अब इस ऑप्शन की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर गुणा होगा, देखिए यहाँ पर ऊपर में गुणा करिएगा तो -3 हो जाएगा, और इस 2 में √2 से यहाँ पर गुणा करिएगा तो 2 हो जाएगा, और इस 2 में फिर गुणा करिएगा तो हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर -3/4 आ गया, यानी कि किसी भी ऑप्शन को बनाने पर हमारा जो है रूट में, अच्छा माइनस में 12 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा सिवाय डी को छोड़कर, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए कि कह रहा है कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझिए कि यहाँ से एक वृत्त है, ठीक है, और एक जीवा कह रहा है। तो जीवा क्या होता है कि यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि वृत्त की परिसीमा पर यदि 2 बिंदुओं को मिल जाएगा, मिलाने वाला जो रेखा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं जीवा। जैसे देखिए यहाँ से खींचिएगा तो ये हो जाएगा जीवा, और उसी तरीके से आप लोग इसको भी ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ से जब खींचिएगा इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीवा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि बिंदु इसका होगा O, तो अब तो ये व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब हमारा जो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो हो जाता है व्यास, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, ठीक, 35 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पर आप चलते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया गया है। देखिए 36 नंबर में दिया है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक वही होता है जो सबसे अधिक बार आया रहता है। तो देखिए 7 2 बार आ गया, 1 बार 3 बार आ गया, तो इसका मतलब बहुलक जो है 7 जो है सबसे अधिक 3 बार आया हुआ है, तो इसका मतलब बहुलक हमारा 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए 37 नंबर पर आप चलते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 13 और 19 के बीच का कह रहा है समांतर माध्य निकालने के लिए, ठीक है। देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए हम लोग 13 + 19 कर देंगे और बटा में कर लेंगे 2, ठीक है, क्योंकि हमारा 2 ही संख्या दिया है, एक और 13 और 19, ठीक है। तो जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 1 1 2 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, कटा दीजिएगा तो ये 16 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारा 16 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 16 नंबर, अच्छा इसका ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी सही होगा, ठीक है। 16 आ गया। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि एक द्विघात, अच्छा यदि द्विघात बहुपद x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो, तो कह रहा है कि p बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, कुछ नहीं दिया तो 1 दिया है, b बराबर हमारा हो जाएगा -p, और c बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो यदि हम लोग d बराबर निकालेंगे तो हो जाता है b² - 4ac, ये फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पर b का मान कितना दिया हुआ है कि p दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर b का मान हमारा दिया है -p, तो यहाँ पर हो जाएगा -p² और -4। अब a का मान देखिएगा तो 1 दिया है और b का मान दिया है 4, ठीक है। तो p का स्क्वायर करिएगा तो p² हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, -4 का हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि मूल क्या है, यहाँ पर बराबर दिया है, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर p² होगा, ठीक है। यानी कि मूल बराबर दिया है तो इसका मतलब p² माइनस जो 16 है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो p² बराबर निकालिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 16, यदि p बराबर निकालिएगा तो ये रूट में 16 हो जाएगा, तो इसका मतलब p बराबर हमारा हो जाएगा +-4, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस होगा, तो देखिएगा कि p बराबर +-4 कहाँ दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया था, 38 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए कह रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्या हो तो a और b का कह रहा है लौसा निकालने के लिए, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या वो होता है जो किसी से कटता नहीं है, जैसे a और b दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि कोई भी संख्या हो जो नहीं कटता है तो हम लोग उसका जब लौसा निकालते हैं तो उन दोनों का कर देते हैं गुणा। तो उसी तरीके से यहाँ पर a और b जो दोनों संख्या दिया है इनका गुणा करते जाएगा कि a × b बराबर माना जाएगा ab। तो यही जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए बी वाला। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का सी सही हुआ, 40 देखिए।
देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बिंदु एक्स वाई, ठीक है, कि मूल बिंदु से दूरी कितना होती है, ठीक है, यानी कि मूल बिंदु से जो दूरी होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसका एक फार्मूला हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस होता है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, तो जो 40 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका कह रहा है ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज बन चुका है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसकी तीनों भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12 हो जाएगा। और यहाँ से कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कह रहा है निकालने के लिए, तो इसका मतलब यहाँ से इस तरीके से जो आएगा ये हो जाएगा इसका ऊंचाई, ठीक है। तो इसका ऊंचाई यहाँ पर मान लेते हैं ये लंब है। देखिए जब लंब है तो होगा क्या यहाँ पर कि अब इसका नाम लिखते हैं कि ए बी सी और डी, ठीक है। देखिए जब पूरा जब लंब होता है तो आधार को समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6, तो ये भी हो जाएगा 6, ठीक है। तो देखिए हमको ऊंचाई कह रहा था निकालने के लिए, यानी कि हमको AD निकालना है, इस वाले AD को निकालना है, ठीक है। तो यदि हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज हम लोग लिख सकते हैं कि AB और ये जो D है ABD में, ठीक है। तो ABD में यदि आप देखिएगा तो क्या होगा, देखिए हमको यहाँ पर निकालना है लंब, ठीक है। देखिए लंब बराबर यदि निकालेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाता है कि कोण स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हो जाता है आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए अब देखिएगा कि हमारा यहाँ पर रूट तो उसी तरह हो जाएगा, और कोण हमारा यहाँ पर दे दिया है 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 12 का स्क्वायर और माइनस आधार हमारा यहाँ पर देखिएगा तो ये दिया हुआ है यहाँ पर 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो देखिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। इसको घटा दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 108, यानी 108 आ जाएगा। अब देखिए 108 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 6 गुणे 6 गुणे 3, ठीक है, तो हमारा 108 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 का स्क्वायर गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक लाइन और यदि हम बनाएंगे यहाँ से, देखिए 6 2 बार है तो हम लोग एक बार बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि स्क्वायर और रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर इसका 3 का स्क्वायर नहीं तो ये अंतर में हो जाएगा, ठीक है। तो 6 रूट 3 हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि 6 रूट 3 हमारा किस ऑप्शन में दिया होता है। देखिए 6 रूट 3 हमारा बी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो ये जो क्वेश्चन था 41 नंबर, इसका हमारा 6 रूट 3 वाला यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको कि यदि समीकरण 3x - y बराबर 5, 6x - 2y बराबर k का कोई हल ना हो तो k का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला यहाँ पर काम कर देता है कि a1 बटा में a2 बराबर हो जाता है कि b1 बटा में b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। तब क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा कि a1 का मान यहाँ पर निकल कर आएगा 3, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और a2 का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बराबर b1 का मान यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। उसी तरह से b2 का मान देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और नॉट इक्वल टू यहाँ पर दिया है c1 का मान हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, और c2 का मान हमारे यहाँ पर k दिया है तो k हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम लोग बनाएंगे तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बटा में 2 नॉट इक्वल टू हमारा किसके बराबर आ जाएगा 5 बटा में k का, ठीक है। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हमारा k बराबर कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू, यानी k नॉट इक्वल टू 10 देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो जो 42 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हुआ है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 मीटर के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर इसका हो जाएगा नाम ABC, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 100 मीटर की ऊंचाई पर, तो इसका मतलब ये हमारा जो ऊंचाई हो जाएगा 100 मीटर, और कह रहा है कि जो पतंग की डोरी है यहाँ पर कि 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए हम लोग इसमें ले लेंगे साइन थीटा को, क्यों, क्योंकि देखिए क्या यहाँ पर हमारा साइन थीटा बराबर होता है कि लंब बटा में कोण, ठीक है। तो हमारा ये लंब हो जाएगा 10, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में हो जाता है कोण, तो लंब हमारा दिया है यहाँ पर 100, ठीक है, और कोण नहीं दिया है क्योंकि कोण हमको निकालना है ये वाला x हम लोग मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है। तो देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कि साइन, अब यहाँ पर 60 डिग्री दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा 100 बटा में x, ठीक है। देखिए कि साइन 60 का मान हो जाएगा कि √3/2, ठीक है, √3/2। अब यहाँ पर 100 हो जाएगा और बटा में x, ठीक है। देखिए इसको तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो √3x बराबर हो जाएगा 200। देखिए x बराबर कितना आ जाएगा कि 200
और √3 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 200 बटा में √3। तो देखिए 200 बटा में √3 जो 43 नंबर ऑप्शन, अच्छा 43 नंबर का जो सी नंबर दिया है उसमें दिया, ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, अच्छा 2 स्पर्श रेखा जो है परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हुई हो, तो कह रहा है कि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हुई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यहाँ से एक वृत्त बन गया, ठीक है, और स्पर्श रेखा कह रहा है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा इधर से और एक स्पर्श रेखा यहाँ से, और यहाँ से जब खींचिएगा तो ये उसका मध्य वाला हो जाएगा और ये उसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो बनता है ये समकोण बनता है, ठीक है, और यहाँ भी बनेगा समकोण। तो हम इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा O और ये हो जाएगा A, B, ये हो जाएगा C, ठीक है। तो ये लंब है, जब यहाँ पर ये लंब है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण, ध्यान से देखिएगा, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, बल्कि आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज यदि AOB मिलेंगे तो देखिए हमारा tan थीटा मिलेंगे, और यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो इसका मतलब 60 पर झुका है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा 30, तो ये भी होगा 30। तो हम लोग ले लेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर हो जाता है लंब बटा में आधार। देखिए हमारा लंब यहाँ पर कह रहा है ना कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा लंब बटा में जो आधार होता है तो हमारा हो जाएगा 3, और आधार हमारा यहाँ से यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। तो देखिएगा कि tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1 बटा में √3, ठीक है। तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 बटा में x, तो इसको आप तीछा गुणा करिएगा तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए कि कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है, 44 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 5 क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम लोग। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 और स्वयं से कटे, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 15 देखिएगा कि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, उसके बाद 15 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। यदि इसको देखिएगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और सारा संख्या से कटेगा। 75 भी का हाल वही है जो इसका हाल है। इसका मतलब जो 23 है बस 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, ठीक है। तो जो बी नंबर ऑप्शन था यही से हो जाएगा, क्योंकि ये बस 2 संख्या से कटे है, तो यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को जरा समझिए कि 46 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि साइन 63 डिग्री माइनस, अच्छा बटा में cos 27 डिग्री का मान कर रहा है निकालने के लिए। तो देखिए आप लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाता है cos थीटा, ठीक है। तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ठीक है, और बटा में हो जाएगा हमारा cos 27 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन को हम लोग बदल देंगे cos में, और जो इसमें से घटा देंगे 63, तो हमारा बच जाएगा 27 डिग्री, और बटा में हमारा 27 डिग्री है ही, ठीक है, cos 27 हमारा है ही। तो देखिएगा कि यहाँ से cos थीटा यानी कि cos 27 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो एक हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एक आया यही ऑप्शन सही होगा, तो हमारा बी नंबर में है। तो जो 46 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 का कह रहे हैं शून्यक निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है x² + 1/6x - 2, और इसके बराबर हम लोग करेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था शून्यक निकालने के लिए, और 1 नंबर वाला सवाल है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे यदि लॉसा, तो यहाँ पर 6 लॉसा निकल जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर 2 बार में ये यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 6 बार में जाएगा, तो 6 का पड़ा 2 बार, 6 दूनी के 12 बराबर 0, ठीक है। तीसरा गुणा करिएगा यहाँ पर, तो कुछ नहीं तो 1 नीचे में। देखिए 6x² प्लस x बच जाएगा और -12 बचेगा, और इधर में हो जाएगा 0, क्योंकि 6 में 0 से गुणा करिएगा तो आ जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग कि इसमें और इसमें गुणा करेंगे फर्स्ट और लास्ट को, तो हमारा आ जाएगा 12x², ठीक है। मतलब हमको गुणा करके 12 लाना है और जोड़ कर या घटा कर, यहाँ पे x लिखा है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हमको जोड़ कर या घटा कर 1 लेना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्छक 72 हो गया, तो हम लोग 8 9 72 कर लेंगे, 8 में 9 से गुणा करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा, और इसमें से घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6x² माइनस में 8x लिख सकते हैं और प्लस 9x, ठीक है, और -12 उसी तरह हो जाएगा, और बराबर में 0, ठीक है। तो देखिए इसके आगे फिर से यहाँ पर अब ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ से 3 को 2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और x को भी निकालेंगे बाहर। तो जो 6 ये वाला है, ठीक है, तो ये 2 का पड़ेगा, तो 2 यही 6 3 बार में कटेगा, और 2 चौक 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, बस 4 होगा, x तो निकल गया बाहर। अब यहाँ से 3 को बाहर निकालिएगा, तो 3 के 9 यानी कि 3x, और माइनस हो जाएगा 4, 3 चौक के 12 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3,
और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। तो लिख सकते हैं कि यदि 2x प्लस 3 बराबर यदि 0 होगा तो देखिए 2x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस में 3 और x बराबर निकलिएगा तो -3/2, एक इधर हो गया। और दूसरे साइड बनाइएगा तो देखिए ये 3x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो 3x बनाइए बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर बनाइएगा तो कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो निकला है हमारा x का मान, बल्कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x बराबर हमारा हो जाएगा ये जो आया है, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है, -3/2 और एक आया है 4/2, 4/3, ठीक है। तो देखेंगे कि ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ये वाला, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ से, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो गया है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसरा पद बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ए बराबर हमारा हो जाएगा 10, ठीक है, और डी बराबर निकालिएगा तो 7 में से घटा देंगे 10 को, तो हमारा हो जाएगा -3। और कह रहा है कि तीसरा पद, इसका मतलब कि एन बराबर हमारा दिया है 30, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो देखिएगा कि ए एन हमारा नहीं दिया है तो ए उसी तरह लिखेंगे, और 30 कह रहा है तो इनकी जगह पर 30 होगा, बराबर ए का मान हमारा हो जाएगा 10 प्लस एन का मान हमारा 30 माइनस 1 और डी का मान दिया है -3, ठीक है। तो देखिए हम लोग बना लेंगे यहाँ पर, तो 10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 29 और गुणे हो जाएगा -3, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा कि 10 और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस गुना करेगा दोनों, 30, 27, 3 दूनी का 6, 8, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना आ जाएगा -77। तो देखिए -77 ऑप्शन नंबर सी में गया है, ठीक है। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ चुका है। देखिए यहाँ पर दिया है कि tan थीटा बराबर 8/15 हो, तो कह रहा है cosec थीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि tan थीटा बराबर हमारा हो जाता है लंब बटा में आधार, ठीक है। तो यहाँ पर लंब हो गया और आधार भी दे दिया, इसका मतलब कोण नहीं दिया है। देखिए कोण बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर √ होता है। तो देखिएगा कि हमारा लंब दिया है 8, तो 8 यहाँ पर लिखिए और स्क्वायर करिएगा, और यहाँ पर आधार दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 64 प्लस 15 का होता है 225, ठीक है। तो जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 289, 289, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, ठीक है। तो कोण बराबर हमारा आ गया 17 यानी कि 17 आ गया। जब कोण बराबर 17 आ गया तो हम लोग निकाल लेंगे cosec थीटा बराबर, ठीक है। तो देखिए cosec थीटा बराबर हम लोग निकालेंगे, तो उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि cosec थीटा बराबर हो जाता है कोण बटा में लंब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोण बटा में लंब, तो कोण हमारा दे दिया 17, ठीक है, और लंब हमारे यहाँ पर दिया है कितना 8, तो 17/8 जो ऑप्शन सही होगा। देखिए 17/8 ऑप्शन नंबर ए में दिया, ठीक है। तो जो 49 नंबर था उसका 49 का ये नंबर ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 50 दिया है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ये देखिए कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक होता है, और उस ट्रिक का नाम है कि n × n+1, ठीक है, /2। देखिएगा कि n होता है अंतिम, मतलब लगातार रहेगा तब ये काम करेगा। तो 100 पद तक दिया है, तो इसका मतलब n बराबर हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे, अब 100 में यहाँ पर जोड़िएगा 1, तो कितना हो जाएगा 101, और बटा में हो जाएगा 200 कटा दीजिएगा तो ये कटेगा 50 बार में, ठीक है। गुणा करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है। तो देखिए 5050 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।